Welcome to the Saturday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And today we'll also be taking calls from you on any queries that you may have on business, economic and stock market matters. But do remember that we don't address stock or company specific queries. The numbers to call us on are 23314444, 23717106 and 23717117. My name is V. Ravi Kumar and with me is my Hindi co-anchor Nikhil Shukla. नमस्कार। मार्केट मंत्र में आप सभी सुनने वालों का बहुत बहुत स्वागत है। प्रतिदिन की तरह आज भी हम आर्थिक समाचार आप तक लाए हैं। आज शनिवार है और कार्यक्रम में हम आपके सवाल भी शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि कार्यक्रम में हम किसी कंपनी या विशेष स्टॉक के बारे में जानकारी नहीं दे पाएंगे। प्रश्न पूछने के लिए आप हमारे नंबर्स पर फोन कर सकते हैं। नंबर इस प्रकार है 23314444, 23717106, 23717117 और दिल्ली के बाहर के जो हमारे श्रोता हैं वो इन नंबर से पहले एसटीडी कोड 011 लगाना ना भूलें। And to discuss the stories and to respond to listeners' questions, we are joined in the studio by financial expert Sharad Kohli. Sharad, welcome to Market Mantra. Thank you so much, Ravi. Thank you so much, Nikhil. और सभी श्रोताओं को मेरा दिल से अभिनंदन। Let's see the headlines that we'll be covering in this edition of Market Mantra. The domestic equity benchmarks climbed by more than 2.5% during the week ended yesterday. Sensex regains the 57,500 mark. Nifty settles above 17,150 level and US stocks extend gains yesterday amid positive corporate news. घरेलू शेयर बाजारों में कल सप्ताह के अंत में 2.5% से अधिक का उछाल। सेंसेक्स ने 57,500 के स्तर को फिर से छुआ और निफ्टी 17,150 के अंक के स्तर के पार कर गया और अमेरिकी शेयर बाजारों ने सकारात्मक कारोबारी माहौल में कल बढ़त दर्ज की। और घरेलू शेयर बाजार में लगातार दूसरे सप्ताह बढ़त देखी गई। कल सप्ताह के अंत में सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में 2.5% से अधिक का उछाल आया। हालांकि वैश्विक केंद्रीय बैंकों की ब्याज दरों की वृद्धि से बाजार की गति धीमी रहने की उम्मीद थी। भारतीय शेयर बाजारों ने अमेरिका में ब्याज दरों की बढ़ोतरी के बाद कारोबार के धीमा रहने की संभावनाओं को खारिज करते हुए ये बढ़ोतरी दर्ज की। अमेरिकी अर्थव्यवस्था में मंदी के अटकलों के बावजूद जिंस की कीमतों में नरमी और विदेशी संस्थागत निवेशकों के कारोबार से सकारात्मक असर दिखा गया। सेंसेक्स ने 57,500 के स्तर को फिर से प्राप्त कर लिया और निफ्टी 17,150 अंक के स्तर को पार कर कारोबार करते हुए बंद हुआ। इस सप्ताह के दौरान सेंसेक्स 1,498 अंक यानी कि 2.67% के लाभ के साथ 57,570 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 439 यानी कि 2.62% की वृद्धि के साथ 17,158 पर जाकर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की अगर हम बात करें तो इस सप्ताह बीएसई मिड कैप सूचकांक में 1.65% की बढ़त दर्ज हुई, जबकि स्मॉल कैप सूचकांक में 1.06% की बढ़ोतरी देखी गई। और इस बीच हमारे साथ हमारे आज के पहले कॉलर जुड़ चुके हैं दिल्ली से बी.आर. नाथ। हेलो जी नमस्कार साहब। जी नमस्कार बी.आर. नाथ जी, आपका स्वागत है कार्यक्रम में। आपका प्रश्न पूछिए। कौन सा कोहली साहब हैं सर? जी कोहली जी हैं। नमस्कार साहब। नमस्कार नाथ साहब। अच्छा ऐसा सर, मेरे पत्नी ने कुछ फ्लैट बेचा था अगस्त 19 में और उसका जो कैपिटल गेन था वो हमने जमा कर दिया था टिल 21st को, मार्च में, सितंबर में 21st में मेरी बेटी और इनकम वाइफ ने मिलके एक फ्लैट खरीदा बेंगलोर के अंदर जी। उसमें बेटी का 55%, बेटी का तो कैपिटल गेन का जो अमाउंट था वो बैंक से डायरेक्टली बिल्डर को भेजा है वाइफ के नाम से जी। इस AIS में जो आया है उसके नाम से उसमें कहीं भी उसका जिक्र नहीं है, लेकिन बेटी के इसमें पूरा रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो वेयर डू वी शो दी कैपिटल गेन का नाम 45% माई वाइफ हैज पेड फॉर द कैपिटल गेन, कंप्लीट उनको दिया था, फुल कैपिटल गेन वॉज पेड। तो कहाँ दिखाया जाता है इनकम टैक्स में ITR 2 में? नाथ साहब, ITR 2 में जो स्केड्यूल CG होता है उसमें आप इसको दिखा सकते हैं और जो आपकी बेटी ने जो 55% दिया है आप उसी पर चलें, क्योंकि अभी AIS देखिए जो एसिमुलेट होके आ रहा है, द एक्यूरेसी ऑफ AIS इज नॉट 100%। पीपल आर कंप्लेनिंग दैट लॉट ऑफ ट्रांजैक्शन दे हैव नेवर डन, वो भी दिख रहे हैं वहां पर और उनको ऐसा भी लग रहा है कि ये तो इस चीज ट्रांजैक्शन से हमारा कोई वास्ता ही नहीं है। तो आई थिंक यू शुड जस्ट गो बाय द फैक्ट्स मिस्टर नाथ एंड शो योर डॉटर्स। आई थिंक इट इज रिफ्लेक्टिंग करेक्टली एंड ITR 2 यू हैव टू यूज स्केड्यूल CG एंड शो योर कैपिटल गेन। उसमें बाकायदा
स्केड्यूल सीजी में जगह होती है कि आप परचेज कहां पर दिखाएं, सेल कहां पर दिखाएं, कॉस्ट इन्फ्लेशन इंडेक्स, सारा उसमें कैलकुलेशन होके आएगा। आप गौर से देखिए, बहुत कम टाइम रह गया है, आज और कल का समय, कल रात को 12 बजे तक अगर एक्सटेंड नहीं होती है तो, और इसको आप फटाफट करें जी। Our next caller is from Khajuraho. Jitendra Kumar is online with us. Jitendra, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी नमस्ते शरद कोहली सर को भी नमस्ते। नमस्कार सर, 2 क्वेश्चन है। पहला सेस और जो सर चार्ज होता है इसमें क्या डिफरेंस है, और दूसरा क्वेश्चन है फेमा और फेरा में क्या डिफरेंस है। थैंक यू सर। सेस और सरचार्ज, देखिए सेस जब लगाया जाता है जितेंद्र जी, तो वो किसी खास पर्पस के लिए लगाया जाता है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको बताऊं तो जैसे अभी हेल्थ सेस लगा हुआ है, जब कोविड के दौरान सेहत से संबंधित सरकार को रिसोर्सेज जुटाने थे हेल्थ रिलेटेड, तो हेल्थ सेस लगाया गया। ऐसे ही एजुकेशन सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए एजुकेशन सेस लगाया जाता है। और सरचार्ज जो होता है वो कई बार हम जैसे जब टैक्स रेट्स नहीं बढ़ाना चाहते और हम उसको टेम्परेली कुछ टाइम के लिए हम चाहते हैं कि सरकार चाहती है कि कुछ थोड़ा एक्स्ट्रा कलेक्शन हो, तो उसको सरचार्ज के रूप में लिया जाता है। मतलब सरचार्ज का कोई एक एप्लीकेशन जनरल होती है और सेस किसी विशेष उसके लिए लगाया जाता है। आपने दूसरा पूछा फेमा और फेरा। फेरा जितेंद्र जी पहले हुआ करता था, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट उसको बोलते थे, एक जमाने में होता था, उसी को हटा के फेमा बना था, तो फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट उसको कहते हैं। दोनों एक्ट्स में थोड़ा फर्क है, थोड़ा फेमा मॉडरेट था, फेरा बहुत सख्त होता था। हालांकि आजकल जो हमारी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट है बहुत एक्टिव है और बहुत अच्छी फाइंडिंग्स निकाल रही है, देश में से नई नई चीजें ढूंढ ढूंढ के निकाल रही है और बहुत अच्छा काम कर रही है। तो आप ऐसा समझिए फेरा पुराना था और फेमा उसका नया वर्जन है जी। और दिल्ली से सुधांशु पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। हेलो हेलो। हाँ सुधांशु जी, आपका सवाल क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। मेरा जो क्वेश्चन है वो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है जी। एक्चुअली अभी रिसेंट में यूएसए ने अपने आप को रिसेशन में डिक्लेयर किया है, या उनके इकोनॉमिक्स ने रिसेशन में डिक्लेयर किया है जी। तो मेरा क्वेश्चन ये है सर कि यूएसए जो वर्ल्ड की सबसे बड़ी इकोनॉमी है जी, उनको रिसेशन में मतलब रिसेशन उनके लिए कैलकुलेट करने के लिए क्या वे हैं, क्योंकि वो सबसे बड़ी इकोनॉमी 19 ट्रिलियन की प्लस 2 क्वार्टर में उनको रिसेशन में बता रहे हैं, और क्या इसका कॉन्सिक्वेंस अदर वर्ल्ड इकोनॉमीज पे भी पड़ेगा? चलिए सुधांशु, पहली बात तो मैं आपको बता दूं, टेक्निकली ऐसा ही होता है दुनिया भर में, जब 2 कंसेक्यूटिव क्वार्टर्स में जीडीपी श्रिंक करती है, मतलब जब अर्थव्यवस्था नीचे जाती है तो उसको रिसेशन में मान लिया जाता है। पर अगर आप मैं राष्ट्रपति बाइडेन के स्टेटमेंट आउटलुक जिसको बोलते हैं वो सुन रहा था, उन्होंने ये कहा कि हमारा जो कंज्यूमर स्पेंडिंग है वो भी बढ़ रहा है, जॉब ग्रोथ भी बढ़ रही है, बिजनेस इन्वेस्टमेंट भी बढ़ रही है। इन 3 चीजों का उन्होंने जिक्र किया। और जो वहां के फेड के चेयरमैन है जेरोम पावेल साहब, उन्होंने भी रिसेशन को एक तरह से खारिज किया और आउटलुक को अच्छा दिखाया है। तो पहले तो आपको मैं ये तथ्य ठीक कर दूं सुधांशु के अमेरिका ने ये स्वीकार नहीं किया है कि वो रिसेशन में है। तो आप जो बात कह रहे थे पहले, वो अभी पूरी तरह से हम उसको मान्य नहीं कर सकते जब तक वहां से ऑफिशियली ये बात नहीं। हालांकि कुछ पैरामीटर्स हैं जो ये बता रहे हैं कि अमेरिकन अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हालत में नहीं है। और आपने दूसरा पूछा कि दुनिया पे असर होगा, तो दुनिया का असर अमेरिका छींक मारता है जब सुधांशु साहब, तो जुकाम बाकी की दुनिया को लग जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, तो ये तो हो नहीं सकता कि उसका कैस्केडिंग इफेक्ट या उसका रिपल इफेक्ट बाकी की दुनिया पर नहीं हो। बिल्कुल उसका होगा, यूरोप पे पहले आएगा, उसके बाद भारत जैसी विकासशील देशों पर भी, जो इमर्जिंग इकोनॉमीज है, उसमें भी आपको इसका रिपल इफेक्ट धीरे धीरे महसूस होगा। हालांकि भारत बहुत रेजिलियंट इकोनॉमी है और उतना नहीं होगा, पर थोड़ा बहुत असर। आजकल एक ग्लोबल विलेज है, सब देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, पूरी ग्लोबल अर्थव्यवस्था एक अर्थव्यवस्था है, तो थोड़ा बहुत असर तो देखने को मिलेगा अगर ये रिसेशन सच में निकलता है और अगले क्वार्टर में भी जाता है तो जी। Our next caller is from Delhi. Bharat Bhushan is online with us. Bharat Bhushan, welcome to Market Mantra. Please put your question. जी, मार्केट मंत्र टीम को नमस्कार। नमस्कार। कोहली सर को भी नमस्कार है। नमस्कार भारत भूषण जी। सर, मैं तो वैसे आपका बहुत बड़ा फैन हूँ, बट आज मैं आपकी आलोचना करना चाहता हूँ। सुनने को तैयार मैं हैं बड़ी सर? प्रसन्नता से लूंगा इसको। अच्छा सर, पिछले प्रोग्राम में शनिवार को मैंने आपसे ये पूछा था सर कि हरित क्रांति का ये मतलब नहीं है कि ग्रीनरी, हरित क्रांति का मतलब था, तात्पर्य था कृषि से। श्वेत क्रांति दूध के क्षेत्र में, हरित क्रांति कृषि के क्षेत्र में, ठीक है सर जी। दूसरी प्रश्न ये था कि 2 पक्षीय वार्ता में जो डिसीजन होते हैं, हर एक भारत का बंदा वो 2 पक्षीय वार्ता में बैठा नहीं होता है। मीडिया के माध्यम से ही हमें जानकारी मिलती है कि अमुक देश के साथ, हमारे देश के साथ ये डील हुई है, इस क्षेत्र में फलाना देश हमें सहयोग करेगा, जापान हो, रशिया हो। तो सामरिक डील ज्यादा होती, मेरे कहने का मतलब ये समझाना चाह रहा था सर कि सामरिक पे ही ज्यादा डील होती है, बाकी क्षेत्रों में, अन्य क्षेत्रों में क्यों नहीं हो पा रही है। धन्यवाद सर।
भारत भूषण जी, निंदक निरिय राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी के निर्मल करे सोए। आपके जैसे आलोचक तो बड़े मेरे दिल के बहुत करीब हैं। देखिए, मैं जो पिछली बार आपको कमेंट किया था, वो कमेंट आप हर हफ्ते जुड़ते हैं, तो क्या होता है जब कोई हर हफ्ते जुड़ता है तो उससे एक नजदीकी बन जाते हैं, उससे थोड़ा हम हंसी मजाक भी कर लेते हैं। मैं जानता हूं हरित क्रांति क्या होती है, बिल्कुल वो कृषि क्षेत्र से संबंधित होती है, और भारत सरकार का जो कृषि मंत्रालय है बहुत सुदृढ़ है और निरंतर प्रयास करता रहता है कि हमारा 60 से 70% देश कृषि पर आधारित है। भारत भूषण जी, तो हमारे यहाँ, इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ तो सदा ही हरित क्रांति है, पर आपकी बात ठीक है, हरित क्रांति एक स्पेशल मिशन होता है जिसके अंतर्गत किया जाता है। तो जब सरकार को उचित लगेगा, देखिए तो सरकार का काम है, जब उसको उचित लगेगा तो वो हरित क्रांति जो आप कह रहे हैं वो भी लाने की चेष्टा करेगी। दूसरा, आपने बायलैटरल टॉक्स का पूछा, तो बायलैटरल टॉक्स भी आप ऐसी चीज पूछ रहे हैं कि अगर मैं डिप्लोमैट होता या किसी देश का, मैं मान लीजिए राष्ट्रपति प्रधानमंत्री होता, तो मैं इस बात को उठाता। ये सरकारी जो तंत्र होता है वो एजेंडा सेट करता है बायलैटरल मीटिंग का। उस समय जो परिस्थिति के हिसाब से जरूरत होती है उस पॉइंट पे डिस्कशन किया जाता है। कृषि पे भी डिस्कशन होता है, सोशल इश्यूज पे होता है, डिफेंस पे होता है, फ्री ट्रेड पे होता है। तो समय समय पर ये एजेंडा सेट किया जाता है। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, और आप हमारे रेडियो के माध्यम से अगर आपकी आवाज सुनी जा रही है सरकारी कॉरिडोर्स में भी, तो आपकी सलाह अवश्य सरकारी तंत्र मानेगा, और कभी न कभी इस एजेंडा को ये कह के रखेंगे कि भारत भूषण जी ने ये सलाह हमें दी थी। जी, ग्रेटर नोएडा से FPS जैन है हमारे साथ में। हाँ, कोहली साहब नमस्कार, और मार्केट टीम को भी नमस्कार। जी नमस्कार, स्वागत है। पिछले हफ्ते 4 सेशंस लगातार बढ़ते गए हैं जी, जबकि यूक्रेन वार में कोई फर्क नजर नहीं आया है। केवल यूक्रेन ने शायद अभी ग्रेन एक्सपोर्ट करने का अरेंजमेंट कर लिया है जी। उधर USA में भी 2 तरह के स्टेटमेंट आ रहे हैं। बाइडेन महोदय कह रहे हैं हमारे यहाँ कोई रिसेशन नहीं है, फिगर्स कुछ और बता रहे हैं जी। तो ये हमारे मार्केट बढ़ने का, और इसी बीच में 75 पॉइंट्स भी उन्होंने बढ़ाए हैं जी। तो हम सोच रहे थे कि मार्केट गिरेगा, लेकिन ऑन द अदर साइड ये मार्केट 3-4 सेशंस में बढ़ता है। इसका क्या रीजन है? बहुत अच्छा सवाल जैन साहब आपने पूछा है, और मैं समझता हूं सभी श्रोताओं के ये काम की चीज है। मैं इस पे बोलना भी चाह रहा था आज, और हमने दिन में जो मनी मैटर्स किया था 3 बजे, इस पे चर्चा भी की थी। जी हाँ, एक बाजार में कहावत हम यूज करते हैं स्टॉक मार्केट्स में, इसके भाव भगवान है और ट्रेंड इज द फ्रेंड, उसको अंग्रेजी में हम कहते हैं। तो जैसा ट्रेंड है जैन साहब उसमें फ्लो कर रहे हैं। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, कुछ कॉन्ट्रडिक्शंस हैं इस ट्रेंड में कि एक तरफ रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, दूसरी तरफ इकोनॉमिक डेटा पॉइंट्स बहुत ज्यादा स्वस्थ नहीं है, ये भी बात सच है, और उधर दूसरी बात मार्केट ऊपर को भाग रहा है। तो देखिए, मार्केट में यही खूबसूरती है जैन साहब, कभी ऊपर जाता है कभी नीचे। जब और अगर हमारी उम्मीद के हिसाब से जैन साहब मार्केट चले तो फिर तो आप और हम राजा बन जाएं, फिर तो हमारे जैसा हम सोच रहे हैं वैसा ही हो। यही मार्केट की खूबसूरती है कि वो कई बार सरप्राइज करता है। तो जी हाँ, इस समय मुझे लग रहा है कि ऐसा लग रहा है मार्केट को कि जो वर्स्ट फियर्स थे, जो सबसे बुरे डराने वाली चीजें थी, FOMC के मिनट्स थे, रेट बढ़ाने वाला 75 बेसिस पॉइंट पे था, हालांकि 100 बेसिस पॉइंट मांग रहे थे, 75 में आया। तो एक अंग्रेजी में कहावत होती है, व्हेन यू हैव टू चूज बिटवीन बैड एंड वर्स, बैड बिकम्स गुड। तो उनको लगा कि भाई इतना नहीं बढ़ा, चलिए अच्छी बात है। उनको ये भी लग रहा है कि अब रिसेशन यहां से नहीं जाएगी, अमेरिकन अर्थव्यवस्था रिसेशन में। देखिए, वो कोई भी देश क्यों चाहेगा ये पब्लिकली अनाउंस करना कि हम रिसेशन में चले गए, क्योंकि रिसेशन जैन साहब आपको एक आखिरी बात पते की बता देता हूं, रिसेशन एक ऐसा शब्द है, इसका जैसे जैसे नाम लिया जाए इसके नाम का ही प्रभाव पड़ता है। वो सुन के ना आदमी खर्चा कम कर देगा, खरीदारी कम कर देगा, घूमना फिरना कम कर देगा। तो मुझे लग रहा है कि वो इसलिए इसको वो दरकिनार करने की कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह ये ना जाए। बाकी ये बात आपकी ठीक है कि थोड़ा इस समय इस ट्रेंड में कॉन्ट्रडिक्शन है। जी जी। नेक्स्ट कॉलर इज ऑल्सो फ्रॉम दिल्ली, नंद गोपाल इज ऑन लाइन विद अस। नंद गोपाल साहब, प्लीज पुट योर क्वेश्चन। मार्केट मॉनिटर टीम को मेरा नमस्कार, और मैं चाहता हूँ एक क्वेश्चन कि आजकल जी बिजनेस चैनल पर डीमैट में डाका, मतलब किस तरह से हमारे डीमैट के शेयर गायब हो रहे हैं आउटसाइडर्स के द्वारा, इसके ऊपर प्रिकॉशन के रूप में बताएं हमें क्या लेना चाहिए प्रिकॉशन। देखिए नंद गोपाल जी, सबसे बड़ा प्रिकॉशन डीमैट अकाउंट में, सच है कुछ पीछे फ्रॉड्स हुए हैं जहां लोगों को ये पता लगा हमारे शेयर्स ऑल ऑफ अ सडन गायब हो गए, और कुछ लोगों को तो ऐसे ट्रांजैक्शंस दिखे उसमें जो कि उन्होंने कभी किए ही नहीं थे। तो ये बात ठीक है आपकी, उसमें प्रिकॉशन ये है कि आपके पास अगर कोई फोन ऐसा आता है जो आपको कहता है कि आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स हैं, बताइए हमें OTP दीजिए, या हमें आप पासवर्ड दीजिए, या हमें ये ट्रांजैक्शन आपने किया था, वो देख लेते हैं उसको। कई बार उनको डेटा लीकेज की वजह से पिलफरेज हो जाती है। मुझे लग रहा है कि आपको कोई भी अपना डीमैट अकाउंट से संबंधित जानकारी
किसी भी अनजान व्यक्ति को, भले ही वो ये बताए कि हम ब्रोकर के यहां से बोल रहे हैं, जब तक पूरी तरह से आपको कॉन्फिडेंस ना हो, ऑथेंटिकेटेड कॉल ना हो, तब तक आप उस पर ध्यान नहीं दें। यही एक तरीका है। दूसरा तरीका है समय समय पर लोग, मैंने देखा है अपने डीमैट अकाउंट को खोल के उसको 6 महीने साल तक मान लीजिए ट्रांजैक्ट नहीं कर रहे हैं शेयर्स में, उसको देखते ही नहीं है। तो आप उसको समय समय पर देखते रहें, अपने ब्रोकर से संपर्क में रहें और अपनी कोई भी डिटेल किसी को भी किसी भी कीमत पर रिवील मत करिए जब तक आप खुद ट्रांजैक्शन नहीं कर रहे हैं। यही प्रिकॉशन अगर आप लेंगे तो आपका डीमैट अकाउंट सेफ रहेगा। नंद गोपाल जी। जी, दिल्ली से सतीश चंद्रा है साथ में हमारे। हेलो। हाँ जी सतीश जी, आपका प्रश्न क्या है? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर, माय क्वेश्चन इज long ago I opened a SBI account where PAN number was different. Now I am using for tax purpose different PAN number. Yeah. So I came to know about that PAN number now. Now what is the time limit to surrender it and how to come out of this, and what would be the sanctions if this is not surrendered in time? Thank you, sir. Well, I think Satish ji, holding 2 PAN numbers is considered as illegal. Let me tell you straightforward first of all. But in the past few years, we noticed that a lot of people got 2 PAN numbers. But the ideal way, ऐसा कोई time limit नहीं होता है. What you should do is the moment you come to know that you've been allotted a second PAN number, you should immediately surrender. Now, since you haven't surrendered, I think there is a saying in English which says better late than never. You must immediately take step to, you have to use the same form. There's a form 49, if I'm remembering correctly, form 49 or 49A, which 49A. You should fill up. You should fill up and you should surrender immediately. And I think let the past be forgotten. If somebody questions you tomorrow that you were holding 2 PAN numbers, then you can always give a detailed explanation that this PAN number was allotted to me erroneously. I hope it was erroneously and wasn't. Should he surrender the old one or the new one? I think whichever he has given to a lot of places, okay, that is the one you should surrender. The one which you have not used has to be surrendered. The one which you have used, I think you should keep with you. And the other one, so therefore Satish ji, do not delay. Please go and surrender immediately. And if there is a call for explanation, be ready with an explanation with genuine reasons. Yeah. Our next caller is our regular caller from Mumbai. Ratnakar is online with us. Ratnakar, welcome to Market Mantra. Please put your question. Hello, good evening, sir. Good evening. मेरा सवाल है कि ये अभी जो एक न्यूज रिपोर्ट में मैंने सुना था कि वर्ल्ड में रिसेशन आ सकता है, कौन से कंट्रीज का उन्होंने डिटेल दिया था, लेकिन भारत में, इंडिया में रिसेशन आने की चांसेस बहुत कम है। आएगा तो भी बहुत कम आएगा जी। इसका एक रीजन बताइए। दूसरा है कि अभी हमने श्रीलंका जैसे जिनका उनके देश में प्रॉब्लम है जी, उनको हमने कुछ लोन दिया था जी, और कुछ हम उनको मदद भी कर रहे जी। तो उनको लोन देने से हमारा वो रिटर्न लोन वापस आएगा क्या? तो उसके बारे में क्या ये? चलिए, बहुत अच्छा आपने जिक्र किया। जो आज जिस रिपोर्ट की रत्नाकर जी आप बात कर रहे हैं वो ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट थी। उस रिपोर्ट में उन्होंने सर्वे बताया था कि इंडिया में रिसेशन के चांसेस 0% है। बहुत अच्छा, भारतवासियों के लिए बहुत खुशी की बात थी कि हम इतनी रिजिलियंट इकोनॉमी बन गए हैं कि हमारे ऊपर, क्योंकि हमारी जो इकोनॉमी है रत्नाकर जी, हम अपने आप में एक दुनिया है। 141 करोड़ हमारी आबादी है। अगले साल हम चाइना को, ऐसा फोरकास्ट किया जा रहा है, ओवरटेक कर लेंगे। हम वहां फूड सफिशिएंट है, हमें खाने पीने के मामले में आत्मनिर्भर हो गए हैं। हमारे डिफेंस तक का एक्सपोर्ट शुरू हो गया है। वर्ल्ड की फार्मेसी हम कहलाते हैं। बहुत सारी चीजें, स्टार्टअप्स के मामले में हम दुनिया का तीसरा बड़ा इकोसिस्टम है। मैं अगर भारत का, इसमें तो पूरा रत्नाकर जी ऐसे लिखा जा सकता है कि इसका कितना भारत में स्ट्रेंथ है। तो मुझे लग रहा है हमें इस सर्वे का स्वागत करना चाहिए। दूसरा, इन्होंने एक चीज और पूछा था, श्रीलंका विल वी गेट द लोन बैक? हाँ, श्रीलंका से आप चिंता नहीं करिए रत्नाकर जी। 3.8 बिलियन डॉलर की क्रेडिट लाइन भारत सरकार ने उनको दी है। हम एक अच्छे पड़ोसी हैं रत्नाकर जी, ये बताता है। और पड़ोसी से क्या होता है, मान लीजिए आपका पड़ोसी आपसे कुछ उधार मांग के ले गया और उसने कहा कि मैं कल लौटा दूंगा, और मान लीजिए 2-3 दिन नहीं लौटाया, तो अगर आप अच्छे पड़ोसी हैं तो आप कहेंगे कोई बात नहीं भैया, जब आपकी जरूरत पूरी हो जाए हमें लौटा दीजिएगा। बिल्कुल वापस आएगा, लोन दिया जाता है, वापस आएगा। तो मुझे लग रहा है भारत इतने बड़े दिल का है कि जब उनकी परिस्थिति, आर्थिक परिस्थिति सुधर जाएगी, हालांकि एग्रीमेंट में ये सब बातें लिखी होती है, तब वो वापस करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, जैसे ही ये लोन आएगा सबसे पहले रत्नाकर जी हम आपको फोन करके बताएंगे कि लोन हमारा आ गया, और आप निश्चिंत हो जाएंगे जी। गाजियाबाद से संजीव हमारे साथ जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। हेलो
जी संजीव जी, आपका सवाल क्या है? जी नमस्कार सर। जी नमस्कार, पूछिए आपका प्रश्न। सर मेरा सवाल कॉलेजी में ये है कि सर ये जो हम 3 ट्रिलियन की इकोनॉमी है तो उसमें लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप का क्या एलोकेशन होगा सर उसमें? आशीष जी, 2 अलग अलग बातें आपने पूछी। हम 3.3 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी है। मेरे ख्याल आप मार्केट कैप पूछ रहे होंगे, शायद ये मार्केट कैप के बारे में जिक्र कर रहे होंगे गलती से। Probably wants to see a correlation of the market cap with the GDP of the country. मार्केट कैप भारत का बहुत अच्छा है इस समय। एक समय तो बहुत ऊपर पहुंच गया था। अब जब से मार्केट करेक्शन हुई है तो मार्केट कैप टू जीडीपी रेशियो भी देखा जाता है वैसे। पर अगर आप स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप की बात करते हैं तो लार्ज कैप में हमारी जो टॉप की आप समझिए कि 50 एक कंपनीज हैं जो मुख्यतः है। वैसे तो उसमें और भी आता है, वह 20,000 करोड़ से अगर ऊपर की मार्केट कैप होती है तो हम उसको लार्ज कैप कहते हैं। बिल्कुल, उनका जितनी लार्ज कैप ज्यादा होंगी आशीष जी, उतनी देश की तरक्की बताता है। तो ऐसे आप समझिए कि जब स्मॉल कैप से मिड कैप में जाती हैं कंपनीज और मिड कैप से लार्ज कैप में जाती हैं तो ये देश की प्रगति, देश की तरक्की की तरफ इशारा होता है कि वो कंपनीज इतनी बड़ी हो रही हैं। और ये भी पता लगता है कि उन कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स जो है वो ज्यादा हो रहे हैं, नंबर ऑफ शेयर होल्डर्स ज्यादा हो रहे हैं, ट्रेडिंग वॉल्यूम ज्यादा हो रही है। बाकी 2 सीधी तरीके से तो नहीं जुड़ते, पर हम उसको कनेक्ट करके जोड़ सकते हैं। आप मोटे तौर पे ये समझिए कि जैसे जैसे इंडस्ट्री हमारी बढ़ेगी वैसे वैसे देश की तरक्की उसमें आगे जाएगी। जी, Another regular caller from Gurugram is Ashish. Ashish, welcome to Market Mantra. Good evening all. Good evening. सर मेरा क्वेश्चन मार्केट से रिलेटेड है। अभी थोड़ी देर पहले जैन साहब ने बोला था कि और आपने बताया 4 दिनों से मार्केट ऊपर जा रहा है जी। तो पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो सर ये मतलब इसके पीछे कुछ फंडामेंटल रीजन है या ये ओवर वैल्यूड हो चुके हैं स्टॉक? और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कौन सा ऐसा सेक्टर है अगर आप बता पाए कि जो फंडामेंटली ही अपने को जस्टिफाई कर रहा है अभी वैल्यूज को, सेक्टर स्पेसिफिक और उसका रीजन की मतलब क्यों फंडामेंटली कौन सा रीजन के कारण वो ऊपर मतलब इसकी वैल्यू ठीक है? थैंक यू। देखिए आशीष, जो मार्केट आपने पिछले 1 हफ्ते में ऊपर जाता देखा है, मुझे लग रहा है कुछ एक हम लोग डेरिवेटिव्स में टर्म यूज करते हैं। अगर आप मार्केट को खेलते हैं तो आपको पता लगा होगा, उसको हम शॉर्ट कवरिंग कहते हैं। कुछ तो शॉर्ट कवरिंग, क्योंकि मार्केट बहुत ज्यादा पिट चुका था। 18,604 से एक दफे 15,200 तक पहुंच गया था। मैं निफ्टी की बात कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा ओवरसोल्ड जब मार्केट हो जाता है तो रिकवर करता है। उसके अलावा देखिए, जो भारत की मार्केट है वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो ये मंदी आई हुई थी ये मार्केट में, या जो जिस कारणों से मार्केट गिर रहा था वो ज्यादातर इंपोर्टेड थे, बाहर से आए हुए थे। और जैसे ही अमेरिका में जो डेटा पॉइंट्स आने थे नेगेटिव वो खत्म हुए तो मार्केट ने वहां रिकवर करना शुरू किया। तो हमारी मार्केट उससे भी ज्यादा तेजी से रिकवर कर रही है। तो एक तो ये रीजन है, प्लस FIIs ने कुछ वापसी करी है, ये भी एक रीजन है। दूसरा आपने पूछा कौन से सेक्टर्स हैं इस समय जो फंडामेंटली अपने आप को प्ले कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि डिफेंस सेक्टर में अगर आप कोई मेरे से सेक्टर पूछे, मुझे लग रहा है डिफेंस सेक्टर बहुत स्ट्रांग है और वो आज भी फंडामेंटली प्ले कर रहा है। हम कंपनीज का नाम नहीं लेते हैं, पर आप डिफेंस सेक्टर के ऊपर बेट कर सकते हैं, पर लॉन्ग टर्म के लिए आप करें। और भी सेक्टर्स हैं, फार्मास्यूटिकल्स पे मैं आज भी बुलिश हूं। FMCG सेक्टर हमारा बहुत स्ट्रांग है। अब ये कंपनी टू कंपनी डिफर करता है आशीष जी, क्योंकि हमें फंडामेंटल एनालिसिस करके देखना होता है कि कौन सी कंपनी का PE रेशियो और बुक वैल्यू अपने अलाइंड है। तो आपको मैंने 2-3 सेक्टर्स के नाम दिए, पर इसके अलावा और भी है, ये मत समझिए कि खाली यही है। जी, और अन्य खबरों पर नजर डालें तो रुपए में सप्ताह का कारोबार कल खत्म हुआ। अमेरिकी डॉलर के मुकाबले रुपए में 60 पैसे की मजबूती आई। भारतीय पूंजी बाजार में विदेशी निवेश की आमद और अमेरिकी डॉलर के कुछ कमजोर पड़ने के कारण घरेलू मुद्रा में ये मजबूती देखी गई। सप्ताह के दौरान अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में आज $1 की तुलना में रुपया मजबूत होकर $79.26 पर रहा। विश्व की 6 प्रमुख मुद्राओं की तुलना में डॉलर की मजबूती दर्शाने वाला डॉलर इंडेक्स 0.42% लुढ़क कर 105.9 पर आ गया था। If you look at the US market, US stocks extended gains yesterday amid positive corporate news in spite of increased labor costs and other indicators of continued inflation. On the other hand, the dollar and some longer-term treasury yields dipped. The Dow Jones Industrial Average Index gained 1%, the S&P 500 rose 1.4%, and the Nasdaq Composite surged 1.9%. From Kolkata, we are joined by Ratan Mitra. Ratan, welcome to Market Mantra. सर नमस्कार, मैं रतन मिश्र कोलकाता से बोल रहा हूँ। नमस्कार, बोलिए। कुछ समय पहले आपने बोला कि मार्केट बारी में बोला था हम प्रोग्राम किया था, उसका कौन सा
चैनल में वो प्रोग्राम किया था सर, वो सुनना चाहते हैं क्योंकि आपका ये जवाब बहुत बड़ा से हम अच्छा से अच्छा लगते हैं। आप मनी मैटर्स की बात कर रहे हैं रतन, आप मनी मैटर्स की बात कर रहे हैं? हाँ। मनी मैटर्स आप हमारे YouTube न्यूज ऑन AIR के स्ट्रीम में सुन सकते हैं, वो 3 बजे आता है, तो आप उसी के हिसाब से। रेडियो में नहीं आएगा सर? रेडियो में नहीं आएगा, हो सकता है कोलकाता में ना आता हो वो, आप YouTube में आपको जरूर मिल जाएगा। और आप हमारे वेबसाइट पे भी जा सकते हैं। एक्चुअली सर मेरा कोई कंप्यूटर है नहीं और मैं साइडलेस हूँ, उसीलिए मैं रेडियो ही हमारा एकमात्र ये है माध्यम है सर, उसीलिए प्रश्न कर रहा है। आप मोबाइल पर भी वेबसाइट खोल सकते हैं अपने। आप अपने मोबाइल पे जो FM आता है उसमें 3 से 3:10 के बीच में देख लीजिए, कोलकाता में आना चाहिए, आपके जो लोकल FM में आना चाहिए, वो FM गोल्ड में। और योगेंद्र है हमारे साथ में, दिल्ली से जुड़ चुके हैं। हेलो। हाँ योगेंद्र जी, आपका प्रश्न क्या है? नमस्कार। नमस्कार योगेंद्र जी, आपके चरण स्पर्श। नहीं सर, मैं तो बड़ा शर्मिंदा हूँ। देखो 1 महीने की आकर 3 महीने हो गए जी, पेंशन नहीं आई आपकी अभी? नहीं जी, आई नहीं। अच्छा, एम्प्लॉइज को तनख्वाह नहीं दे रहे। अच्छा, हम ये देखिए, ये प्रोग्राम सवाल जवाब का है, अगर कुछ ऐसा इस प्रोग्राम का फॉर्मेट होता है या किसी और प्रोग्राम का जब हम आपके लिए वाकई लेग वर्क कर सकते हैं, मतलब हम जाके उस डिपार्टमेंट का दरवाजा खटखटा सकते, तो हम जरूर खटखटाते। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आपने अपने बैंक को और अपने डिपार्टमेंट को संपर्क किया था। आपने किया था संपर्क? मुझे पता नहीं है वो लाइन पे है कि नहीं, बिकॉज अगर आप उन्हीं को संपर्क करिए योगेंद्र जी, वही तरीका है। हम भी इंतजार कर रहे हैं आपकी पेंशन आने की योगेंद्र जी, जितना आप इंतजार कर रहे हैं जी। नेक्स्ट कॉलर इज फ्रॉम भोपाल, शंकर इज ऑन लाइन विद अस। शंकर, वेलकम टू मार्केट मंत्र। गुड इवनिंग मार्केट मंत्र टीम। शंकर जी जरा जोर से बोल सकते हैं आप प्लीज, आपकी आवाज बहुत धीमी आ रही है। हाँ, मैंने म्यूचुअल फंड में मेरे दोस्त ने इन्वेस्ट किए थे, तो कैम्स और फिनटेक से उन्होंने कैपिटल गेन स्टेटमेंट निकाला और उनका और AIS का कुछ मैच नहीं खा रहा है और वो बड़े परेशान घूम रहे हैं। तो इसका AIS को हम स्टैंडर्ड मान लें या अपने जो डेटा है उस पर जाए, क्योंकि बाद में सवाल पूछ लेगा वो कंप्यूटराइज सिस्टम। आपका इसके बारे में सर क्या सलाह देंगे आपकी? शंकर जी देखिए, AIS अभी 1-2 साल पहले ही इंट्रोड्यूस किया गया है और उससे अगर आप सहमत नहीं है, मतलब कोई तथ्य फर्क आ रहे हैं, तो उसमें एक ऑप्शन होता है फीडबैक का। तो उस फीडबैक में आप दबाइए, उसमें जाके आप अपना डिसेंट दिखा सकते हैं कि ये जो यहाँ पर फिगर आ रही है, कैपिटल गेन आ रहा है, जो आपने कैम्प से निकाला है वो टैली नहीं कर रहा है। मैं उम्मीद करता हूं कि जो आपने कैम्प से निकाला है वो ठीक है। अगर वो ठीक है तो आप बाकायदा AIS से डिसएग्री कर सकते हैं और आपके ऊपर कल को अगर नोटिस आता है, कुछ पूछते हैं, तो आप उसका जवाब भी दे सकते हैं। बट AIS doesn't show capital gains, it just shows the transactions. It has now started showing capital gains. It is evolving. It is becoming very magical actually. गुरुनाथ है हमारे साथ में थाने से। हेलो। हाँ जी सर, नमस्कार जी, आपका प्रश्न पूछिए। हाँ सर, मेरा क्वेश्चन था कोहली साहब से जी। जो क्रूड ऑयल अपन जो देश हमारा जो सरकार जो इंपोर्ट करती है और हमारे देश में जो प्राइवेट सेक्टर जो ऑयल कंपनियां होती है जी, क्या ये लोग डायरेक्टली वहाँ से इंपोर्ट कर सकते हैं? उनको राइट है या वो गवर्नमेंट से खरीदती है? थैंक यू सर। देखिए, क्रूड ऑयल तो इंपोर्ट करती हैं 1-2 प्राइवेट कंपनीज हैं, पर जो क्रूड ऑयल का इंपोर्ट क्योंकि दूसरा तो कोई वैसे भी नहीं करेगा गुरुनाथ जी, क्योंकि जिसके पास रिफाइनरी है, जिसके पास रिफाइनिंग फैसिलिटी है, वो ही क्रूड ऑयल को इंपोर्ट कर सकता है। ऐसे हम और आप इसको क्रूड ऑयल को इंपोर्ट करके हम करेंगे भी क्या? उसका वो तो काले रंग का होता है, गाड़ी में भी नहीं डल सकता, तो वो वही इंपोर्ट करते हैं, बिल्कुल उनके पास होती है। और भारत का आपको पता होगा 86% भारत की जरूरत जो है वो इंपोर्ट से पूरी होती है जी। और शरद जी, कार्यक्रम में शामिल होने और हमारे श्रोताओं के प्रश्नों का उत्तर देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू। Thank you, Sharad, for joining us in the studio and answering the questions. Before we end this edition, the headlines once again. The domestic equity benchmarks climbed more than 2.5% during the week ended yesterday. Sensex regains the 57,500 mark. Nifty settles about 17,150 level. And US stocks extend gains yesterday amid positive corporate news. That's all that we have in this edition of Market Mantra. Namaskar. Namaskar.